नमस्कार। शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत करते हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। इस शो को आप तक पहुंचाने और दिखाने का हमारा सिर्फ एक ही माध्यम है कि आप अपने मुख्यमंत्री की पूरी जानकारी इस शो के माध्यम से ले सके। हम इस शो के जरिए आपको बताते हैं कि आज आपके चीफ मिनिस्टर किन प्रोग्रामों में उन्होंने हिस्सा लिया और ये प्रोग्राम कैसे आपको लाभान्वित करता है। हम आपको बताते हैं कि आपके राज्य के मुख्यमंत्री क्या कुछ कर रहे हैं, कौन से कार्यक्रमों में उन्होंने हिस्सा लिया, उन्हें कौन सी सौगातें मिल रही हैं। शो के जरिए आपको तमाम जानकारी आपके राज्य की हम बताते हैं और साथ ही देश और दुनिया में भी क्या कुछ चल रहा है उसकी पूरी जानकारी हम आपको देते हैं ताकि आप जागरूक रहें अपने राज्य के बारे में, अपने मुख्यमंत्री के बारे में। तो आज मिस्टर चीफ मिनिस्टर में शुरुआत हम करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के साथ। और पिछले कुछ दिनों से देश में कोरोना के मामलों ने रफ्तार पकड़ ली है। देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना मरीजों के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन दिल्ली में लोगों को कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि हमारी सरकार कोरोना वायरस से लड़ने को पूरी तरह तैयार है। हमारे पास सरकारी लैब में 4000 टेस्ट करने की क्षमता है। कोविड-19 से लड़ने के लिए हमारे पास 7986 बेड्स तैयार हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि देश के 6 राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन 6 राज्यों की सूची में दिल्ली का नाम नहीं है। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं। ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की ज़रूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं। उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज़ कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं, 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB.1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ सब वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट की 3 क्वालिटीज़ हैं। ये वायरल बहुत तेज़ी से हो रहा है, बहुत तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन ये सीवियर नहीं है बिल्कुल भी। ना तो इसमें कोई तेज़ सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है और ना ही इसमें डेथ्स की ज़्यादा चिंता है। तो सीवियरिटी इसकी कम है, लेकिन इवेजन टू इम्यूनाइजेशन है कि अगर आपने वैक्सीन भी लगवा रखा है तो ये उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये
इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। और अब बात बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की करते हैं, जो हाल ही में पिता बने हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए तेजस्वी यादव काफी खुश और उत्साह से भरे हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने उन सभी लोगों का धन्यवाद किया जिन्होंने उन्हें बेटी के होने की बधाई दी। इस दौरान तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का धन्यवाद किया और कहा कि कैबिनेट की बैठक में बड़े फैसले लिए गए। दरअसल बिहार में पिछले दिनों बिजली रेट बढ़े तो सियासी हंगामा मच गया, जिसके बाद नीतीश कुमार सरकार विपक्षी नेताओं के निशाने पर भी आ गई। इसके बाद कैबिनेट बैठक में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 13,000 करोड़ की सब्सिडी देने का फैसला लिया। वहीं डिप्टी सीएम ने केंद्र सरकार पर खूब तंज कसा, कहा कि बिहार जैसे गरीब राज्य को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि बिहार से कितने लोग मंत्री बने, एमपी बने, लेकिन बिहार के बारे में कोई नहीं सोचता। बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है। सभी लोगों को, जिन लोगों ने बच्ची को प्यार और आशीर्वाद दिया, आज चौथा दिन है उसका, तो हम सभी बिहार के और देश के जितने लोगों ने बधाई दी है उन सबको जो है हम धन्यवाद देते हैं। और आप सब लोगों को कल हमने ट्वीट के माध्यम से बता ही दिया कि बच्ची के दादा ने उसका नाम जो है माँ कात्यायनी के नाम पर रखा, क्योंकि नवरात्र के छठे दिन वो पैदा हुई और माँ कात्यायनी का उस दिन जो है पूजा आराधना जो है सब लोग करते हैं। और माँ कात्यायनी का जो भूमिका रही है वो सब लोग जानते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने वध किया था। लेकिन बड़े भाग्यशाली हैं। और एक आप देखिएगा क्रिश्चियन लोगों का लेंट एक त्यौहार होता है, उसके बाद ईस्टर आता है, तो लेंट का महीना जो है क्रिश्चियन लोग का चल रहा है। और रोज़ा जो है हमारे मुसलमान भाइयों का चल रहा है और नवरात्र जो है वो चल रहा था। तो आप समझिए कि अलग इतने पवित्र माह में और पवित्र दिन पैदा हुई, तो उसके दादाजी ने माँ कात्यायनी का नाम जो है कात्यायनी जो है नाम रखा। तो इसके लिए सब लोगों को धन्यवाद। और ये महागठबंधन की सरकार, ताकि गरीबों पर, किसानों पर जो बिजली की महंगाई की मार ना पड़े, इसलिए बिहार सरकार, महागठबंधन सरकार ने निर्णय लिया कि 13,000 करोड़ की सहायता हम लोग जो है कर रहे हैं। तो 13,000 समझिए एक बड़ा रकम होता है, क्योंकि बिजली जो है बढ़ा है, उसका रेट जो है बढ़ा है। और ये केंद्र सरकार जो है वही बताएगी क्यों बढ़ाती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अच्छी बात कही कि भाई एक टैरिफ होना चाहिए, वन नेशन वन टैरिफ। क्यों? आप जो है, जो गुजरात का उन्होंने आंकड़ा दिया, महाराष्ट्र का आंकड़ा दिया, जो देश के सबसे अमीर राज्य हैं, आप वहाँ जो है सस्ता रेट तय करते हैं। और जो गरीब राज्य बिहार जो है, आप वहाँ उसको महंगा रेट आप जो है दे दें, तो जाहिर सी तौर पे महंगाई बढ़ेगी। लेकिन ये सरकार गरीबों के बारे में, महागठबंधन की सरकार, हम लोग सोचते हैं, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया कि भाई गरीबों पर, और ख़ास तौर पे अब इस पे तो किसी का भार नहीं पड़ेगा, चाहे इंडस्ट्री हो, छोटा व्यवसाय हो, चक्की आपका आप जानते हैं राइस का हो गया या आटा का मशीन, जो छोटा मोटा व्यापारी है का बिजली का बिल में भी जो प्रभाव नहीं रहेगा, पहले के हिसाब से जो था वही रहेगा। तो इतना बढ़ने के बाद भी हम लोग जो है अपने बलबूते बिहार कर रहा है। इसलिए तो हम लोग बार बार इस मांग को उठाते रहे हैं कि भाई बिहार जैसे राज्यों को स्पेशल राज्य का स्टेटस मिलना चाहिए। अब यहाँ कूद कूद करके लोग आता है केंद्र मंत्री, और यही भाजपा वाले लोग हैं, इतना एमपी जिता के भेजा, कितना लोग मंत्री बना,
लेकिन बिहार के बारे में लोग नहीं सोचते। तो बिहार के साथ तो और अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की करते हैं, जिन्होंने भरतपुर में कांग्रेस के संभाग स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य में नए जिले बनाने को लेकर कहा कि पहले भरतपुर डिवीजन में 4 जिले आते थे, लेकिन नए जिले बनने के बाद 6 जिले आए हैं, जिससे यहाँ के लोगों को इसका काफ़ी फायदा मिला है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बार फिर से बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी और दादी इंदिरा गांधी शहीद हो गई हैं। उनकी मां सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद त्याग कर दिया। जिस परिवार ने देश को पूरी संपत्ति दी है, उनके नौजवान का आप मकान भी छीन लो, ये आपका सबसे बड़ा षड्यंत्र है। मैं लंबे अरसे से कह रहा हूँ, भरतपुर संभाग हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है जितना जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर है। और यही मैं एहसास करवाने के लिए चाहे ERCP की बात में उठाता हूँ बार बार, चाहे मैं बार बार बात करता हूँ कि इस पूरी राजस्थान के अंदर सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सेवाएं हो, उसमें बढ़ोतरी हो। आपके MLA साहबान बैठे हैं और जो इन्होंने, मैंने कह रखा था MLA साहबान को, जो मांगते मांगते अब थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। वही करके दिखाया मैंने। इसलिए आपके क्षेत्र में कहीं तहसील, कहीं सब सेंटर, कहीं PSC, कहीं CSC, सड़कें जो मांगा मैंने दिया है। और अभी भी मैं इनको मना नहीं करने वाला हूँ, पूरी राजस्थान के लोगों को। मैं चाहता हूँ कि पूरी राजस्थान का एक नई शुरुआत हुई है। पिछली बार जब मैं आया था तो यहाँ पर जिले जो थे वो 4 जिले थे, वो 4 से बढ़कर 6 हो गए हैं। अब आपके डिवीजन में जो है, पहले भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली हुआ करते थे, अब गंगापुर सिटी और डीग जिले भी बन गए हैं। तो आप सोच सकते हैं जिले बनने के मायने क्या होते हैं। हम लोग निकले हैं आह्वान करने के लिए, पूछने के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए हम कैसा हिंदुस्तान, कैसा राजस्थान सौंपे जाना चाहते हैं। ये लड़ाई कोई दुश्मनी वाली नहीं हमसे किसी से, हमारे दिल में दुश्मनी आती नहीं है। RSS BJP के लोगों के दिमाग में दुश्मनी आती है, उनकी विचारधारा अलग तरह की है। हमारे खून में बदला लेने की भावना नहीं होती है, वो लोग बदला लेने के लिए निकल पड़े हैं। 9 साल से देख रहे हो आप किस प्रकार से राहुल गांधी को, जिस परिवार ने देश को इलाहाबाद का आनंद भवन दे दिया, स्वराज भवन दे दिया, मोतीलाल नेहरू के वक्त से ही गांधी जी वहीं रह कर के उन्होंने आज़ादी जंग चलाई हो देश के अंदर, उस परिवार का नौजवान राहुल गांधी, जिनके परिवार में पूरा खानदान लग गया आज़ादी जंग के अंदर। पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद 10-12 साल से जेलों में बंद रहे उस जमाने के अंदर। प्रथम प्रधानमंत्री बने, नींव रखी देश की, और उस पर मजबूत देश खड़ा है। पाकिस्तान की तरह जो आर्थिक स्थिति वहाँ डवाडोल हो रही है, आप देख रहे हो। अभी परसों खबर आई थी, पाकिस्तान के पास में वहाँ के एक राज्य में चुनाव होने की नौबत आ गई है। चुनाव करवाने के पैसे नहीं है वहाँ पर, बंदूकों का राज बार बार हुआ वहाँ पर, सैनिकों का शासन हुआ है। और यहाँ पर मोदी जी अहम घमंड में चल रहे हैं। तो इनको पूछो, अगर पाकिस्तान में हालात बन जाते, आप प्रधानमंत्री कैसे बनते। और बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कर लेते हैं, जहां पर मंदिर में बावड़ी गिरने की घटना में घायल हुए लोगों से आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। इस घटना में अब तक 35 लोगों की मौत की खबर है, जबकि 14 लोगों को बचाया गया है।
हालांकि तलाशी अभियान अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ घटनास्थल पर बचाव अभियान का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि घटना की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, लेकिन फिलहाल सबसे पहले हमारी प्राथमिकता बचाव अभियान है। शिवराज सिंह चौहान ने आगे कहा कि अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि राज्य भर में जांच कर पता लगाए कि किन कुओं और बावड़ियों को असुरक्षित तरीके से ढककर उन पर निर्माण किया गया है और कौन से नलकूप खुले रखे गए हैं। अगर ऐसा कुछ मिला तो उन्हें संबंधित भूमि मालिक या अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पूरा प्रशासन और मैं स्वयं भी रात भर बैठकर रेस्क्यू ऑपरेशन के संपर्क में था। अभी एक मिसिंग है, उनको ढूंढने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। घटना की जांच के निर्देश दिए है। मजिस्ट्रियल जांच भी होगी जो जिम्मेदारी तय करेगी और पुलिस ने प्रकरण भी पंजीबद्ध कर लिया है। जांच के आधार पर जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अभी हमारी प्राथमिकता है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अभी एक साथी जो मिसिंग है उनको भी ढूंढा जाए। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सरकार पूरा निःशुल्क इलाज कराएगी। बाकी सारी व्यवस्थाएं माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पीड़ित परिवारों को राहत की राशि देने का फैसला किया है और राज्य सरकार ने भी, मैंने कल जैसी घोषणा की है, पीड़ित परिवारों की सहायता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने ये निर्देश भी जारी किए हैं कि पूरे प्रदेश में जहां ऐसे कुएं या बावड़ी हैं जो ढके गए हैं उन सब की जांच कर ली जाए ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। जो बोरवेल ऐसे होते हैं खुले रह गए हैं उनकी भी जांच के निर्देश दिए हैं और ये फैसला किया है कि अगर कोई ऐसा बोरवेल खुला मिला तो निजी है तो निजी जमीन के मालिक पर, और अगर कोई सरकारी है तो सरकारी विभाग का जो भी कर्मचारी अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी प्राथमिकता है कि एक और साथी जो मिसिंग है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात अब करेंगे, जिन्होंने देहरादून में राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में 500 शैय्या के नवीन ब्लॉक, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में सीसीबी, रुद्रप्रयाग सीसीबी, नैनीताल सीसीबी का शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भी वर्चुअली तरीके से जुड़े। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश में योग आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिन प्लांट की खेती पर तेजी से काम कर रही है। इसमें मिशन दालचीनी और मिशन टिमरू भी शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार 4 बिंदुओं को लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें बीमारियों को रोकने हेतु जागरूकता अभियान चलाना, गरीबों को सस्ता और प्रभावी इलाज देना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना, समस्याओं के निराकरण के लिए मिशन मोड पर काम करना हमारी प्राथमिकता होगी। विश्व को कहीं न कहीं चमत्कृत करने का कार्य किया है, एक तरह से दिशा देने का काम किया है। इसलिए हमारी सरकार ने भी प्रदेश में योग और आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए मेडिसिनल प्लांट की खेती पर विशेष ध्यान दिया है। उस पर तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने मिशन दालचीनी और मिशन तिमूर 2 अभी प्रारंभ किया है। उससे पहले हमने मिशन एप्पल और मिशन कीवी पहले से ही प्रारंभ किया था। उसमें इस बार हमने 35 करोड़ रुपए तक की धनराशि का प्रावधान किया। इस प्रकार से हम और भी चीजों पर तेजी से काम करने वाले हैं। भाइयों बहनों, भारत को आज हर बात ये गौरवान्वित करती है कि हमारे देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य के क्षेत्र में चलने वाली जो आयुष्मान भारत योजना चलाई जा रही है, मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे प्रदेश ने आयुष्मान योजना लागू करने की दिशा में बहुत अच्छा काम किया है और बड़ा संतोष होता है। प्रदेश में आज लगभग 50 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं और जब भी आयुष्मान भारत योजना सही स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों से
कभी मिलना होता है, कभी बातचीत होती है, जिस प्रकार का सुकून, जिस प्रकार का संतोष उनके चेहरे पर दिखता है, ये निश्चित रूप से मुझे भी व्यक्तिगत रूप से अत्यधिक प्रसन्नता होती है, क्योंकि मैंने नजदीक से देखा है कि कोई गरीब व्यक्ति जब उसके परिवार में या किसी प्रकार की बीमारी आ जाती है, किसी प्रकार से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आ जाती है, तो कितने परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है, इलाज करवाने में कितनी परेशानियां होती थी। ये सब काम दूर करने का काम आजाद भारत के इतिहास में अगर किसी ने किया है तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, आज पहले के मुकाबले नागरिकों को सस्ती परंतु अच्छी गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने भी 207 प्रकार की जो पैथोलॉजिकल जांचें हैं उनकी निःशुल्क कराने का जो निर्णय लिया था, उसकी सुविधा हमारे राज्य के अंदर मिल रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किफायती स्वास्थ्य सेवा पर ध्यान केंद्रित करने से वंचित तथा मध्यम वर्ग को काफी लाभ हो रहा है। भाइयों बहनों, समग्र स्वास्थ्य को अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में वेलनेस नेटवर्क को और मजबूत करने का कार्य हम लोग धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं। उधम सिंह नगर जिले में एम्स का दूसरा सेंटर का निर्माण हो, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तथा सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों की नियुक्ति हो, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना हो तथा चिकित्सा की पढ़ाई को स्थानीय भाषाओं में संभव बनाने का प्रयास भी अनेकों प्रयास किए जा रहे हैं। ये सब इसी बात का स्पष्ट प्रमाण है कि हमारी प्राथमिकता में है। तो मिस्टर चीफ मिनिस्टर में फिलहाल के लिए बस इतना है। इसी के साथ देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ, और देखना न भूलें आपका फेवरेट प्रोग्राम मिस्टर चीफ मिनिस्टर सिर्फ न्यूज़ इंडिया 24/7।